हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सबका आकलन 2 अच्छा गया होगा। ऐसा भी मान सकता हूं कि आप में से अधिकांश लोगों को ये पेपर बहुत लेंदी लगा होगा, है ना? हाँ, हमें भी ये लगा कि पेपर लेंदी है, लेकिन 2024 का पेपर और 2023 के पेपर में डिफरेंस देखेंगे तो वो जो पीसीएस है वो स्विच कर रहा है यूपीएससी की तरफ। उस केस में आप देखो 2024 का यूपी पीसीएस का पेपर, तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट वाले हैं, मैच द फॉलोइंग वाले हैं, क्रोनोलॉजी वाले हैं। सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत कम रह गए थे, 30-40 के आसपास। इसलिए हमने कोशिश करी कि कम से कम 130 से 140 क्वेश्चन ऐसे हों जो मल्टीपल स्टेटमेंट में द फॉलोइंग हों। चलो, ये तो रहा पेपर की डिफिकल्टी को लेकर। हमारा आज का डिस्कशन है ज्योग्राफी सेक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी सेक्शन के सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ एक साथ हुए हैं। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल रहेगा और अच्छा भी लगेगा। इस कोशिश के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है भाई? 2 कथन है। 0 देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर प्रत्येक 15 देशांतर पर समय 1 घंटा बढ़ जाता है। ध्यान रखना है, 0 देशांतर से चलना है आपको, 0 देशांतर से चलना है। और किधर? जैसे ये 0 देशांतर है, इससे चलना है किधर? पूर्व की ओर। ठीक है, 0 देशांतर से चलना है पूर्व की ओर प्रत्येक 15 डिग्री पर। 15 देशांतर पर ऐसे ऐसे पार करोगे। जब आप 15 पार कर लोगे तो इस बीच में कितना समय बढ़ा रहा है ये? 1 घंटा बढ़ जाता है, ऐसा कह रहा है। तो अब आपको बताना ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है या गलत है। तो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट सही है, मेरे हिसाब से नहीं, ज्योग्राफी के हिसाब से भी सही है। क्यों? क्योंकि देखो, आप पूरे ग्लोब में, दुनिया में टोटल कितने डिग्री है? 360 डिग्री बोलो या 360 लॉन्गिट्यूड बोलो, देशांतर बोलो, 360 है। अब ये 360 चीजों तान मान लो, जैसे ये यही तो लॉन्गिट्यूड है। अब इन 360 को घूमने में धरती को टोटल कितने लगते हैं? 360 डिग्री को पार करने में कितने घंटे लगते हैं? अरे भैया, एक दिन में दिन भर कैसे बनता है? धरती अपने एक्सिस पर घूमती है, मतलब उन डिग्रियों को पार करती है। तो अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर घूमने में पृथ्वी को पूरे 360 को पार करने में लगते हैं 24 घंटे, है ना? 360 को पार करती 24 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी करेगी? 15। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। स्टेटमेंट पढ़ते समय ना आपको हर एक वर्ड पढ़ना जरूरी होता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से? प्रशांत महासागर से। अटलांटिक से नहीं, हिंद से नहीं, आर्कटिक से नहीं, वो सीधा कह रहा है प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो यहां तक तो ये बात सही है, हाँ गुजरती है, जो लगभग 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। तो भाई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, वो इसका निर्धारण इसी से हुआ है, 180 डिग्री के आसपास से। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही हो जाता है। और अब पूछ क्या रहा है, यहां भी पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं है कि दोनों स्टेटमेंट वहां सही है तो डायरेक्ट यहां जाके दोनों मार देंगे, नहीं, पहले ये डायरेक्टिव भी पढ़ेंगे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? अब ये पूछ रहा है सही है। अगर यही डायरेक्टिव चेंज कर देते और पूछ देते नहीं है, तब आंसर हो जाता ये। तो ये पढ़ना, स्किप नहीं करना है। ज्यादातर स्टूडेंट सिली मिस्टेक करते हैं, ये स्टेटमेंट सही सही टिक कर दिए, ये पढ़ाने ये दिख गए, दोनों मार दे। भाई ये तो पढ़ ले लोअर डायरेक्टिव क्या है। तो डायरेक्टिव लोअर डायरेक्टिव के हिसाब से आंसर क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट सही है, ए और सी। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप देख लो इसका।
वैसे मैंने वहीं कर दिया है फिगर बना के। थोड़ा और डिटेल में अगर कुछ जानना चाहते हो तो यहां से आप उसे जान सकते हो। देखो भाई, थोड़ी सी बेसिक मिनिमम जानकारी दे देते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी हम हर एक क्वेश्चन में देने की कोशिश करेंगे। ये आपके काम आती है, कभी कभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में काम आती है, कभी इंफॉर्मेशन इन नॉलेज को एनरिचमेंट में काम आती है, कभी नोट्स मेकिंग में काम आती है। इसलिए हम केवल क्वेश्चन तक सीमित नहीं रखेंगे अपने एक्सप्लेनेशन को। अपने एक्सप्लेनेशन को सब्जेक्ट से थोड़ा सा आगे जाके उसकी डायमेंशन में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो ये ग्लोब देखो आप, ये जो लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और ये जो लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। ये लंबवत रेखाएं हैं, हिंदी में लंबवत रेखाओं को बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। और ये क्षैतिज पड़ी रेखाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं? अक्षांश। इतना तो चल जाएगा ना कि इंग्लिश की इमेज पे हिंदी पढ़ा दूं। अनुमति दे देना भाई, वैसे मैंने चूज कर लिया, अनुमति तो बाद में मांग रहा हूं आपसे। जो 0 डिग्री का अक्षांश होता है इसे इक्वेटर या हिंदी में क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बेसिक ज्योग्राफी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम पास कर रहा हूं मैं, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं, ठीक है। ये 22.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे होता है एक लैटिट्यूड। कर्क रेखा उत्तर वाली, और मकर रेखा दक्षिण वाली 22.5 डिग्री पे जो हैं, ठीक है। 0 डिग्री वाला जो ये मेरिडियन होता है, सारे मेरिडियन है, ठीक है। जो 0 डिग्री वाला होता है इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और घूम के इसके पीछे ठीक 180 वाला जो होता है वो उसे डेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। इतनी थोड़ी सी बेसिक समझ थी। ग्रीनविच इसे बोलते हैं। देशांतर सबको मेरिडियन बोलते हैं, देशांतर बोलो, मेरिडियन बोलो, लॉन्गिट्यूड बोलो, एक ही बात है, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिली होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, वायुमंडल की परतों और उनकी लाक्षणिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, यहां तक सही है, सही नहीं है। यह पकड़ना है आपको, ऐसे ही पढ़ना है स्लोली। डायरेक्ट इसको हमेशा स्लोली पढ़ना, अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है। सही नहीं है पूछा है। क्षोभमंडल, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं तो भाई होती हैं, सारी आंधी तूफान जितने भी भूचाल आते हैं वो सब इसी में आते हैं। मध्यमंडल है ना, ध्रुवीय प्रकाश। सोचो, थोड़ा सोचो इस पे। मध्यमंडल में होता है, किसी और मंडल में होता है? समताप मंडल, इसमें ओजोन परत बता रहा है ये, तो ये सही है। ओजोन परत कहां होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में ही होती है, समताप मंडल में ही होती है। आयन मंडल, परावर्तित रेडियो तरंगें यहीं होती, मतलब रेडियो तरंगों का परावर्तन यहीं पे होता है आयंस की मौजूदगी वजह से, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर हमको पता होने की लक्षण से देखें तो हमें यह पता था कि भाई ये सही है, हमें यह भी पता था कि ये सही है, हमें यह भी पता था ये सही है, तो हमें पता होने के पर्सपेक्टिव से आंसर आ रहा है बी। हमें पता होने के पर्सपेक्टिव से, सही पता होने के पर्सपेक्टिव से आंसर आया बी। अब हमें मुझे क्लियर नहीं है, मान लो मुझे क्लियर नहीं है कि यहां है कि नहीं, तो वैसे भी देख लो, क्षोभमंडल में पता था, ये सही पता हो गया, ये सही पता होगा, तो यही बचता है। अब ये आपने तुक्का लगाया कि भाई मुझे इनका पता था, इनका पता नहीं था, तो आपको पता रहना चाहिए कि ध्रुवीय प्रकाश है ये मध्यमंडल में नहीं होता, मीजोस्फीयर में नहीं होता, तो कहां होता है? ये भी
आयनोस्फीयर का ही खेल है। आयनोस्फीयर, आयन मंडल जो है, आयनोस्फीयर, ये भी आयनोस्फीयर का ही खेल है, जहां आपकी रेडियो तरंगें होती हैं, आयंस मौजूद होते हैं, उन्हीं से टकराव के कारण आपने सुना होगा ना, बोरियोलिस होता है, ऑस्ट्रा बोरियोलिस, और एक साउथ में होता है चमकीली लाइट, प्रकाश ध्रुव, मतलब ध्रुवीय प्रकाश जिसे बोलते हैं, तो वो आयन मंडल में होता है। आयन मंडल में लाइट के टकराने की वजह से वो सब चीजें होती हैं आयंस की मौजूदगी की वजह से, और आयंस की मौजूदगी आयन मंडल में ही होती है, मेसोस्फीयर में नहीं होती। ठीक है, आंसर क्लियर हो गया? बी आंसर। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डिटेल्स, एनसीईआरटी का इमेज है। देखो, क्वेश्चन में जिन एस्पेक्ट पे एटमॉस्फेयर में क्वेश्चन पूछा गया है, हमने जो क्वेश्चन बनाया एटमॉस्फेयर के परतों का लक्षण से बनाया कि किस परत का कौन सा लक्षण है। क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं, एक्सप्लेनेशन में भी ये कोशिश रहती है मेरी, रिव्यू के दौर में कोई क्वेश्चन बना के हमें फ्रीलांसर देते हैं या हमारी टीम बनाती है, तो एक्सप्लेनेशन बहुत क्रिस्प छोटी नहीं रखता मैं, क्योंकि हमने जिस एस्पेक्ट पे क्वेश्चन बनाया, परत की लाक्षणिक विशेषता, जरूरी थोड़ा ना आयोग उसी पे क्वेश्चन पूछे। वो ये हो सकता है इस बात पे क्वेश्चन पूछ ले कि आप ना परतों से गुजर रहे हो, तो क्रोनोलॉजी में लगाओ कि कौन सी परत कब पड़ेगी आपको। पिछले टेस्ट में आपने एटमॉस्फेयर से लेयर से ही क्वेश्चन देखा होगा, आकलन से पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, और उसमें इन परतों को क्या लगवाया था, क्रोनोलॉजी में लगवा दिया था। ऊपर से नीचे एक प्लेन आ रहा है, आप मतलब स्पेसक्राफ्ट आ रहा है, उसमें क्रोनोलॉजी में लगा दो। हो सकता है इस बार वो अगला क्वेश्चन ये पूछ दे कि आप एटमॉस्फेयर में नीचे से ऊपर जा रहे हो और टेम्परेचर वेरिएशन पे कोशिश करो, देखो, या वो पॉजेस के बारे में पूछ दे, हर लेयर के बाद एक पॉज होता है, तो उन पॉजेस के बारे में पूछ दे। हमने दूसरा क्वेश्चन इसमें बना दिया कि लाक्षणिक विशेषताएं पूछ ली। तो देखो, टेम्परेचर का मामला आप थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का वेरिएशन, और हो सकता है चौथा एस्पेक्ट ये हो कि ये पॉजेस हैं, इन पॉजेस को इन डिस्टेंस से, ये कितने किलोमीटर पे हैं, इनसे मिलवा ले। एक तरफ ये पॉजेस दे दे और एक तरफ ये किलोमीटर्स दे दे कि किस किलोमीटर पे कौन सा पॉज है, स्टेटोपॉज है या फिर मीजोपॉज है या ट्रोपोपॉज है, जो भी है। तो हम दो तीन चीजें जानेंगे इसमें से। पहला यह है कि टेम्परेचर वेरिएशन, जो कि नेक्स्ट एस्पेक्ट हो सकता है क्वेश्चन का। आपने लाक्षणिक विशेषताएं जान ली हैं, आपने क्रोनोलॉजी जान ली है, दो विशेषताएं और बचनी है एटमॉस्फेयर में, कि जब ट्रोपोस्फियर से आप ट्रोपोस्फियर नीचे से ऊपर जाते हो, तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर क्या कर रहा है, गिर रहा है। 20 डिग्री की सेल्सियस आसपास से जाके यहां पहुंचते पहुंचते -60 डिग्री के आसपास तक टेम्परेचर गिर जा रहा है। क्लैरिटी नहीं है ना, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। जब आप ट्रोपोस्फियर में जमीन से ऊपर की तरफ जा रहे हो, ट्रोपोस्फियर भी पार नहीं किया है, पहुंचते पहुंचते ट्रोपोपॉज तक आपको टेम्परेचर मिल रहा है -60 डिग्री। ये इमेज एनसीईआरटी की है, तो किसी को डाउट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर कोशिश हमने यही किया कि आपका कंटेंट ऑथेंटिक हो। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को गिरने का कारण क्या है? एयर की जो डेंसिटी है ना, वो कम होती है। तो एयर डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर की तरफ टेम्परेचर घटता है। फिर आप थोड़ी देर तक, थोड़ी दूर तक, 10-20 किलोमीटर तक स्टैटिक रहेगा टेम्परेचर। ये बातें याद रखने वाली हैं, ये स्टैटिक रहेगा। यहां ट्रोपोपॉज तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर क्या है, कांस्टेंट है, बराबर रह रहा है। फिर ये बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट है, फिर घट रहा है, ये चला जा रहा है -100 डिग्री तक यहां पे। फिर थोड़ा कांस्टेंट है, फिर बढ़ रहा है। तो ये आपको हर एक परत में घटने के, हर एक परत में रीजन जानने किन किन चीजों के, ट्रोपोस्फीयर में क्यों घटता है,
फिर ये स्टैटिक क्यों रहता है? स्टैटिकनेस के कारण जानना है आपको। अब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा होता ना तो मुझे चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे विद इन टाइम में ये पूरा लेक्चर खत्म भी करना है, अपने 20-30 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो 5 घंटे नहीं ले सकता, इसलिए ज्यादा नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको हिंट कर रहा हूं कि आपको पढ़ते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो हर एक लेयर पर ट्रोपोस्फेयर हुआ, स्ट्रेटोस्फेयर हुआ, मीजोस्फेयर हुआ, आयनोस्फेयर हुआ, इनमें डिक्रीज या इंक्रीज क्यों होता है? ठीक है, डिक्रीज या इंक्रीज क्यों होता है ये जानना है, और स्टैटिकनेस क्यों रहती है हर एक पॉज पे, एवरी पॉज पर स्टैटिकनेस का रीजन जानना है। ये इसमें इतना आप थोड़ा सा सर्च करके समझ लेना। समझा तो मैं भी सकता हूं, लेकिन टाइम मेरे पास उतना है नहीं। अगला दूसरा, आप ये रट लेना कि कौन सा पॉज कितने किलोमीटर पर, ये किलोमीटर है, ठीक है। इनकी लिस्ट बना के रख लो, आपको काम आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये नाइट्रोजन वाइट्रोजन गैस का ये कंपोनेंट है, क्वेश्चन था क्या? हाँ, 63 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर गैस का नाम है और इधर गुणधर्म है, मतलब क्या विशेषता है उसकी, गुणधर्म बोलो विशेषता बोलो, ठीक है। नाइट्रोजन को कैसे मिलाएंगे? सबसे प्रचुर गैस, ठीक है। ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक गैस, ये भी ठीक है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ये भी ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस, ये भी ठीक ही है। तो सारे मिले हुए सही, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ये कहां पर है? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आंसर है सी। आंसर हो गया सी। ये कभी कभी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसलिए दे दी मैंने आपको कि क्वेश्चन पूछ लेता है, वो अरेंज करवा लेगा, मान लो गैसेस का, कि गैसेस को बढ़ते या घटते क्रम में जो मतलब अरेंज कर दो। तो उस एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी के लिए हम ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन 20.9%, फिर अदर गैसेस सारी मिला के, फिर आर्गन, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है। अब सोचो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कितनी कम है, फिर भी ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो किसी गैस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा प्रभाव न बनने की वजह से उसकी नेचर, उसके काम करने का तरीका दुनिया को अफेक्ट कर सकता है। तो कैटालिटिक इफेक्ट बोलते हैं इसको, कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना हो लेकिन फिर भी बहुत बड़ा असर छोड़े, तो कैटालिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। एनवायरमेंट में भी एक शब्द आएगा ऐसा, कुछ देखा होगा आपने, कोई प्रजाति होती है जो बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती है, कीस्टोन प्रजाति बोलते हैं ना कीस्टोन प्रजाति होती संख्या में कम है लेकिन इकोलॉजी पे बहुत बड़ा। चौथा अगला क्वेश्चन 64th, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है, कोई डाउट नहीं, सही बात है। सौर विकिरण केवल दिन के समय पृथ्वी की सतह को प्रभावित करता है। केवल ये वाली बात आपको ट्रिगर करनी चाहिए कि केवल दिन के समय। लग तो ऐसा ही रहा कि सूरज तो भाई दिन में निकलता है हमारे पास, सूरज तुम्हारे पास ही दिन में निकलता है। धरती के एक तरफ दिन होता है, धरती पे दूसरी तरफ तो कहीं रात होती होगी। जिस तरफ रात है, मान लो अब हमारे यहाँ रात शुरू होने वाली है, कितने बज रहे हैं? 7, 6:30, 7, अब रात शुरू हो रही है। तो भैया हमारे यहाँ रात शुरू हो रही है, कहीं दिन निकल रहा होगा इस वक्त। और ये क्या कह रहा है? पृथ्वी की सतह। तो पृथ्वी की सतह केवल भारत वाली सतह थोड़ी है, अमेरिका की साइड भी तो पृथ्वी की ही सतह है। तो रात के समय। दूसरा मामला यह भी है कि सौर विकिरण, केवल सौर विकिरण वो नहीं होते जो इंसोलेशन में आते हैं, वो भी तो सौर विकिरण का ही एक अगला ट्रांसफॉर्म रूम है जो पृथ्वी से
वापस रिफ्लेक्ट बैक होते हैं अवशोषण के बाद। लॉन्ग वेव सुना है? लॉन्ग वेव, ये सूरज है, ये धरती है, ये आया, ये शॉर्ट वेव होती है। एब्जॉर्प्शन के बाद रात में रेडिएट बैक होती है, इसे लॉन्ग वेव बोलते हैं। याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ये तो रिफ्लेक्ट बैक होगी तब जब यहां अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। तो ये जो है ये भी तो अफेक्ट कर रहा है पर्यावरण को, और ये कर कब रहा है? रात में। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है? दिन में। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? गलत। पृथ्वी का वायुमंडल कुछ सौर विकिरण को अवशोषित करता है और कुछ को परावर्तित करता है। बात सही है? कुछ को सारा तो अवशोषित नहीं कर सकता ना, सारा तो अवशोषित नहीं करेगा, तो इसमें से कुछ को अवशोषित कर लेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। तो यह बात अपने आप में सही हो जाती है। अब वो फिर लोअर डायरेक्टिव पढ़ना, उपयुक्त में से कौन सा सही है या है? तो सही सही ढूंढना है हमको। पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पहला तीसरा कहां पर है? सी में। पहला तीसरा कहां पर है? सी में। 64 हो गया क्लियर? तो इसका सी आंसर सही है। अगला थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूसरे स्टेटमेंट से निकाली है मैंने। कुछ सौर विकिरण अवशोषित होता है, कुछ परावर्तित होता है। तो ये इसे बोलते हैं हीट बजट। क्या बोलते हैं इसे? हीट बजट। हीट बजट। ऊष्मा बजट, गर्मी बजट नहीं बोलते, ऊष्मा बजट स्टैंडर्ड टर्म है उसके लिए। बजट की कोई हिंदी शायद बजट ही बोलते हैं ज्यादातर लोग। सॉरी। देखो कहां कहां से कितनी आती है, कहां कहां से कितनी जाती है, ये इसका हिसाब किताब है पूरा। शॉर्ट वेव्स, इंसुलेशन वाला समझ लेते हैं, बाद में ये समझ लेंगे, ठीक है। देखो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, ये 100% अभी आ रहा है एटमॉस्फेयर, ये है पृथ्वी का, ये वाला जो है ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। 100 इसमें एंटर कर रहा है एटमॉस्फेयर में। अब वो क्लाउड से टकराएंगे कुछ, तो कितने चले जाएंगे? 27 का लॉस हो जाएगा। पृथ्वी से टकराएंगे, उनमें से 2 वापस हो जाएंगे। कितने चले गए? 29। और जो पार्टिकल्स यहां होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, कुछ गैस पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनसे भी स्कैटर बैक हो जाएगा। कितना? 6। 29 और 6 कितना गया? 35 लॉस हो गया। बता कितना बचा? कितना? 65। 65 में से 14 एब्जॉर्ब बाई एटमॉस्फेयर, धरती तक आने ही नहीं दिया, बीच में ही एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। 34 एब्जॉर्ब बाई अर्थ डायरेक्टली, जमीन पे टकराए रेडिएशन और यहां पे एब्जॉर्ब हो गए। और 17 एब्जॉर्ब बाई द अर्थ, ठीक है। तो हो गए 35 और 65 100, ठीक है। इतना बहुत है, इसे आप खुद समझ लेना, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो कि क्या करना है। ये तो मैंने बजट समझा दिया आपको। टाइम लिमिटेशंस हैं, सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वही है कि अब सब 1 घंटे में, आधे घंटे में जो टाइम दिया होता है हमको, उसमें खत्म करना होता है अपना सब्जेक्ट। 65 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। मानव भूगोल, ये थोड़ा सा अनट्रेंडी क्वेश्चन है, मतलब जनरली लोग थ्योरी व्योरी और किसने क्या थिंक कर दिए पूछते नहीं है, और ये जनरली लोगों को आ भी नहीं सकता, ये रिसर्च का मामला है। और ये से अनट्रेंडी क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछ सकता है, इसलिए हमने एक क्वेश्चन ऐसा रखा है। तो इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि हम बता ही दें कि भाई कौन किसका है। तो ये देखो, मानव भूगोल जीन ब्रुन्स ने किया था, इसका प्रवर्तक है। मॉर्फोलॉजी, ये किताब का नाम है, इसने लिखी थी अल्ब्रेक्ट पेंक ने। कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सलेस सेबरेस्टियन मुंस्टर ने लिखी थी। और भौगोलिक दूरी का सिद्धांत दिया था H.J. मैकेंडर। तो ये ऑटोमेटिकली मिले हुए हैं, मतलब ऑलरेडी अलाइंड है, करेक्टली मैच्ड है। तो 1 का A, 2, 3,
4 कहां पर है? डी में। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 कहां पर है? डी में। तो 65 का क्या हो जाएगा आंसर? पैंसठ का आंसर 1 2 3 4 बी में है ना। ये करेक्टली मैच है, ये डी नहीं होगा। करेक्टली सी में 4 कर दिया ना, यहां गलत हो गया। तो ये सही है बी वाला। अब ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी इसके बारे में रखना जरूरी है कि अगर मान लो कोई सिद्धांत इसने मानव भूगोल के बारे में दिया है तो उसका प्रपोजिशन था क्या, मतलब क्या बात कही थी जीन ब्रुन्स ने। तो ये कुछ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या प्रपोजिशन था इस पूरी थ्योरी का या पूरी किताब का। मामला था क्या, प्रस्ताव क्या था, क्या बात कही थी इसने। तो मानवीय गतिविधियों के अवलोकन से रिलेटेड था जीन ब्रुन्स की जो ह्यूमन ज्योग्राफी थी किताब। आवश्यक तथ्यों पर ध्यान दिया था, केंद्रित करते वर्ग दिया। इसमें मिट्टी के अनुपातक उपयोग, बस्तियां, सड़कें, पौधा, मतलब हमारे आसपास का जितना भी ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट आपको दिखता है उसका मानव कैसे यूज कर रहा है उसी किताब में इसने एक्सप्लेन किया है ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक है। मानव भूगोल को मनुष्यों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच गतिशील संबंध के अध्ययन के रूप में देखा गया है। ज्योग्राफी को, मानव भूगोल को कैसे देखना है अपन को मानव भूगोल। तो मानव भूगोल का मतलब है मनुष्यों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच गतिशील संबंध क्या है और कैसे काम करता है, यही मानव भूगोल है। ये बात किसने कही? जीन ब्रुन्स ने। कहां पे कही? ज्योग्राफी ह्यूमन में। मॉर्फोलॉजी डे एर्दोर्बल फ्लेस जो भी है, अल्फ्रेड पेंक, ये क्या कह रहा है? इसमें इसका सिद्धांत है कि पृथ्वी की सतह की विशेषताएं अंतर्जात भूप्रपटी का उत्थान और बहिर्जात अनाच्छादन प्रक्रियाओं के बीच अनुपात से बनती हैं। डेविस ने इससे पहले क्या बोला था? डेविस के अपवर्तनिक चक्कर के विपरीत। अब उसने बोला था कि कुछ चीजें पहले बनेंगी फिर टूटेंगी तब नई चीजें बनती हैं। पेंक क्या कह रहे हैं? भाई डेविस साहब, पहले चीजें को बनना और फिर टूटना जरूरी नहीं है, दोनों क्रियाएं एक साथ हो सकती हैं। एक जगह बन रहा हो, एक जगह टूट रहा हो। भाई हिमालय एक जगह बढ़ रहा है और दूसरी जगह हिमालय बढ़ भी रहा है और नदियां उसको काट भी रही हैं, तो दोनों एक साथ हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं भाई पूरा हिमालय पहले बनेगा फिर नदियां शुरू होंगी फिर कटाव होगा, ऐसा नहीं हो रहा है। और दोनों का रेट अलग अलग हो सकता है। हिमालय बन रहा है 1-1 सेंटीमीटर साल में, 2 सेंटीमीटर साल में, और नदी एक दिन में 1 इंच काट देती है। भूस्खलन आए थे अभी उत्तराखंड में, हिमाचल में, आपने देखा होगा कि मुझे हिमालय का हिस्सा एक भूस्खलन में, एक नदी की बाढ़ में और बादल फटने की एक घटना में पूरा का पूरा गांव बह गया। दरौली नाम था शायद, अभी आपने न्यूज में देखा होगा। अरे उस पूरे गांव को बनने में सालों लगे थे, 100 साल, 200 साल, 500 साल, और बहने में कितने लगे? चुटकी भरे थे ना, 17 सेकंड का शायद गेम था पूरा वो। तो इसने यही बात पे जोर दिया कि भाई बनने का और बिगड़ने का रेट जो है ना अलग अलग दरों पर एक साथ हो सकता है, उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। कॉस्मोग्राफी या यूनिवर्सल वर्सलेस सेबेस्टियन मुंस्टर ने क्या बोला? तो इसने बोला कार्टोग्राफी, इतिहास, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान को एक साथ लाकर शताब्दी यूरोप में भौगोलिक सोच को बदलने का काम किया कि कई चीजों को इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये यूपीएससी की तैयारी लगता है इसने करी होगी। जीएस 1 2 3 4 सबको इंटीग्रेटेड पढ़ना है, इसने यही किया। कार्टोग्राफी, इतिहास, नरवंश विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान को एक साथ लाकर भौगोलिक सोच। भूगोल के बारे में अगर सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि भूगोल से होती है तो ऐसा नहीं है भाई, है ना। भूगोल ज्योग्राफी जो है बहुत कुछ डिसाइड करता है। तो और ज्योग्राफी सिर्फ अपने आप से नहीं, ह्यूमन मतलब साइंस है और भी साइंस, तरह की साइंस है, उनसे सब मिलकर एक कॉम्बो पैक है। तो ऐसा कोई आइसोलेशन में स्टैंड अलोन कोई सब्जेक्ट काम नहीं करती है। ये कॉस्मोग्राफी या यूनिवर्सलिज्म में इस आदमी ने, मुंस्टर ने करी थी। थ्योरी ऑफ द ज्योग्राफिकल एक्सेस, इसमें क्या बात कही गई कि आधुनिक युग में इसने बोला कि भूमि मतलब लैंड एरिया जो है वो समुद्री शक्ति वो पावरफुल होगी। कौन समुद्री शक्ति से ज्यादा जरूरी हो जाएगा? भूमि। तो इसने थ्योरी ऑफ द ज्योग्राफिकल, मतलब थ्योरी में जाना जाता है, सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। ये एक विशालाबद्ध क्षेत्र है जिसमें भूरूप मंत्री शामिल है, नियंत्रण ही प्रभुत्व की कुंजी है। मतलब ये ज्योग्राफी में लैंड को इंपॉर्टेंस दे रहा है और लैंड को पावर गेन के लिए देख रहा है। तो ये आदमी थोड़ा सा पॉलिटिकल लगता है, किसी पार्टी से जुड़ा होगा, इसने ज्योग्राफी को भी पॉलिटिकल नजर से देखा है, तो आइडियोलॉजी अफेक्टेड आदमी लगता है। क्वेश्चन नंबर
66 अवशिष्ट पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अपरदन से बनते हैं, नाम है अवशिष्ट, तो ओबियस है अवशिष्ट का मतलब बचा हुआ। अब कोई चीज बची हुई है तो किससे बचेगी? ये पहाड़ है, इसमें से कुछ बच रहा है, ये बच गया और ये गायब हो गया, तो ये जो गायब हुआ ये किससे हो सकता है? अपरदन के अलावा और कोई तरीका दिख रहा तुम्हें? अपरदन के अलावा और कोई तरीका दिख रहा है? तो बचेगा तो मतलब वो अवशिष्ट है, तो अपरदन से ही बचेगा, मतलब जो भी टूट फूट होगी वो अपरदन से ही होती, तो अपरदन से बनते हैं, सही है। भारत में अरावली और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। तो ये अरावली पर्वत और ये अपलेशियन दोनों कह रहा है कि अवशिष्ट पर्वत है, तो ये बात एग्जैक्टली सही है, 100% सही है। लोअर डायरेक्टिव कह रहा है कि कथन कौन से सही वाले कथन आइडेंटिफाई करने, ये दोनों कथन सही हैं, तो ये आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये देख लो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के कौन सा पर्वत कहां है इंडिया में, अरावली कहां लाई कर रहा है। ये दिल्ली के आसपास से शुरू होकर गुजरात के पालन तक जाता है, ये अरावली है अपना अवशिष्ट पर्वत है, दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक पर्वत है। ये अपना हिमालय है, ये तो सबको पता होगा, ग्रेट हिमालय है, इससे ऊपर ट्रांस हिमालय है इधर, है ना, ये ग्रेट हिमालय की रेंज है, फिर शिवालिक हिमालय लास्ट में, ये विंध्यन है, ये सतपुड़ा है, ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, गारो खासी वाली हिल्स है। ठीक है, और डिटेल में आएंगे जब माउंटेन्स पे क्वेश्चन आएगा, तो पूरी इंडिया की जितनी भी माउंटेन्स है सबको पढ़ाऊंगा। पेशेंस रखें, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से मैंने एक्सप्लेनेशन को लेंथी किया है। इसमें जो याद रखना है वो ये कि अपलेशियन पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो भैया यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर कनाडा तक विस्तृत है, और किधर है? अटलांटिक ओशन की साइड है, एक इधर प्रशांत ओशन होगा, प्रशांत ओशन, इधर अटलांटिक ओशन है, तो इस किनारे है। अब तुम्हें ध्यान रखना क्या है कि यहां कौन कौन सी करंट है और उनकी नेचर क्या है। कमेंट बॉक्स में बताना कि अपलेशियन पर्वत को इधर से कोई करंट जाती है और इधर से कुछ आती है। नाम मैं बता सकता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं, ये थोड़ा बहुत आपका भी मेहनत करनी है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि यहां से जो इधर से जा रही होगी उस करंट का नाम और उसका नेचर, दो चीज बतानी है आपको, नीचे से ऊपर की तरफ, और एक करंट इधर से इधर भी आ रही होती है, उसका नाम और उसकी नेचर, ठंडी गरम गरम ठंडी। ठीक है, इतना कर लोगे। और अगर ये कहीं मिल रही है, इधर से कोई अलग नेचर की करंट जा रही होगी, इधर से कोई अलग नेचर की करंट आ रही होगी, ओशन करंट्स जो मिलती हैं, उन जगहों को क्या कहते हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप थोड़े से लेजी हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे एस्पिरेंट्स या मुझसे पढ़ने वाले लोग लेजी हों, एंथुजियास्टिक हों, जानने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, 67 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ऋतुएं बनती हैं। ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर घूम रही है इसलिए ऋतुएं बन रही है, ये स्टेटमेंट ये कहना चाहता है। तो भाई थोड़ी बहुत समझ जो उसकी भी होगी वो कह देगा कि नहीं ऐसा नहीं होता, बताएंगे कि ऋतुएं कैसे बनती हैं। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं, यह बात सही है। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण दिन और रात सही होते हैं, नहीं, यह बात और ज्यादा गलत है। कैसे? देखो, ये सूरज है और ये पृथ्वी इसके आसपास घूमती है चारों ओर, ये इसका रिवॉल्यूशन टेरिटरी है, रिवॉल्यूशन सरकम्पेरेंस बोल सकते इसको। यहां कहीं मान लो धरती है, तो ये अपने अक्ष पर ऐसे घूम, थोड़ी सी झुकी हुई है, सीधी नहीं है, ऐसे सीधी नहीं है। पृथ्वी का अक्ष ना थोड़ा सा झुका हुआ ऐसे है। तो दिन और रात बनने का अक्ष से झुके होने से कोई मतलब नहीं है। दिन और रात बनने में अपना अक्ष है, चाहे वो सीधा होता, ऐसा होता या ऐसे है,
इन दोनों केस में दिन और रात के बनने से कोई मतलब नहीं है, अक्ष पर झुके होने से कोई मतलब नहीं है। इस दिन और रात के होने का मतलब है ये जो अक्ष है इसी पर घूम रही है वो। अपने अक्ष पर ही घूमे मतलब ये धरती और अपने ऊपर ही घूमे, ऐसे 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 ऐसे। अरे सिंपल सा मामला है। लट्टू देखा है? लट्टू तो देखा होगा आपने। लट्टू जिस नोक पे घूमता है उसे अपने अक्ष पर घूमना बोलते हैं, और लट्टू अपने अक्ष पर भी घूमता है और ऐसे ऐसे घूमता भी है धरती पे, इधर उधर तो भागता फिरेगा, उसे रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो ये जो अपने अक्ष पर घूमती है धरती, इसे बोलते हैं रोटेशन ऑन इट एक्सिस। रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन का हमेशा यह मतलब नहीं लगाना है कि अपने अक्ष पर ही होगा, कंप्लीट बात लिखनी होगी। रोटेशन का मतलब कभी समझ नहीं लेना है कि भाई अपने ही अक्ष पर घूम रही होगी, नहीं। रोटेशन का मतलब होता है घूमना। अब घूम तो आदमी अपने अक्ष पर भी सकता है, मैं अपने अक्ष पर भी घूम गया, ये रोटेशन है। और मैं इधर से इधर आके आया, बोर्ड का चक्कर लगा दिया, ये भी रोटेशन है। लेकिन पहले वाला रोटेशन दूसरे वाले रोटेशन से अलग है। दूसरे वाले रोटेशन को जनरली रिवॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन क्या मैं अपने अक्ष पर रिवॉल्व नहीं कर सकता? कर सकता हूं। तो ये जो बेसिक समझ शुरुआत में बन जाती है कक्षा 6-7 में कि सूरज के चारों ओर घूमना रिवॉल्यूशन है और अपने अक्ष पर घूमना रोटेशन है, ये थोड़ी समझ आधी अधूरी है और थोड़ी बचकानी है, उस समझ से बचना है। तो सूरज के चारों ओर घूमने के कारण दिन रात नहीं बनते, बल्कि अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत। और पहली बात है ऋतुएं। ऋतु बनने के मामले में क्या होता है कि घूमते समय जब धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पर टहली हुई है दोनों, तो दो चीजें ऋतुओं में काम आती हैं। ऋतु बनने में क्या? सूरज के चारों ओर घूमना होगा इसको और अपने अक्ष पर झुका होना चाहिए। तो ये दो बातें मिलकर ऋतुओं को परिवर्तन में काम करती हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट दोनों थे और ये पूछ रहा है सत्य। लोअर डायरेक्टिव ढंग से पढ़ना है। अगर यहां पूछा होता दोनों में से कौन सत्य नहीं है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तब आंसर होता सी। लेकिन पूछ रहा कौन सा सत्य और दोनों कथन असत्य हैं, तो आंसर होगा डी। लोअर डायरेक्टिव क्लियरली धीमे से अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है, सत्य है या असत्य है या सत्य नहीं है। ठीक है, आंसर डी। ये थोड़ा सा समझ लेते हैं जून बून का मामला। देखो मौसम ऐसे बनते, मौसम बन रहे ना, मौसम ये विंटर है अब आने वाला है, फिर स्प्रिंग आएगा, फिर समर आएगा, फिर ऑटम आ जाएगा, फिर ये है ना। तो ये बन कैसे रहे? पृथ्वी यहां थी, कभी यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, तभी तो बन रहे हैं मौसम। तो पृथ्वी के किधर? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने और झुके होने के कारण मौसम बन रहा है। टिल्ट कैसे काम करता है? टिल्ट कैसे काम करता है कि सूरज की रोशनी किस पार्ट पर कितनी पड़ेगी, किस स्लो मोशन में जाएगा, कौन सा अक्षांश सूरज के सामने रहेगा, ये अक्ष से ही, उसके झुकाव से ही डिसाइड होता है। इसलिए वो दो बातें मौसम बनने में काम आती हैं। ठीक है, याद रख लेना, ये मेरे से नोट कर लो कि कब कब क्या होता है। 22 दिसंबर की डेट याद रख लेनी है, 21 जून की डेट याद रख लेनी है, 21 मार्च और 23 सितंबर, है ना। मतलब हम अब ऑटम में जा चुके हैं, ऑटम के पीरियड में चल रहे हैं। 23 सितंबर अभी, आज कितनी तारीख है? 27-28 होगी आज। हाँ, 3-4 दिन पहले ही हम 23 सितंबर पार करके इधर चले, तो ऑटमल इक्विनॉक्स में, ऑटम सीरीज में एंटर कर चुके हैं, है ना। दिसंबर के बाद विंटर लग जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान को राज्य से मिलाना है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अपने पास देश में 120 से ज्यादा नेशनल पार्क हो गए हैं। मैनी टाइम्स सो कॉल्ड एनालिस्ट जो बैठे हैं, ये इनका मानना है कि आयोग केवल वहां से क्वेश्चन पूछेगा जो करंट में नेशनल पार्क रहे। बट ट्रेंड को देखा जाए तो ऐसा नहीं पाया जाता। वो रैंडमली
कोई भी नेशनल पार्क या कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व, कोई भी रामसर साइट उठा के पूछ दे रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ हम ये ध्यान रखेंगे कि पूरी लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क हम स्टेट वाइज जान लें, और आप हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना मैं ये इंश्योर करूंगा कि आपको ये पूरी पीपीटी का पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं तो आप डाउनलोड करके भी अपना काम चला सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, दुधवा, ये तो रटना ही होगा। यूपीपीसीएस का पेपर दे रहे हो तो भाई कुछ और कर नहीं सकते, तुम्हें रटना पड़ेगा ये तो। केवलादेव वेरी पॉपुलर राजस्थान, मानस हाथियों वाला असम, बांधवगढ़ चीतों वाला टाइगर वाला कहां मध्य प्रदेश। तो ये बना हमारा मैच। अब मिलाओ, एक का 3 होना चाहिए, तो एक का 3, एक यहां है और एक यहां है, तो ये दोनों खत्म। अब बी का 2 होना चाहिए, तो बी का 2 यहां भी और बी का 2 यहां भी, अभी तो और ट्रिगर करेगा। मानस सी का 1 होना चाहिए, तो सी का 1 यहां है, सी का 4 यहां है, तो गलत हो जाएगा। हमारा आंसर बचता ही है ए। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना। सारे फैक्ट पता होना जरूरी नहीं है, आपको एलिमिनेशन मेथड से भी खेलना होता है। ये स्टेट वाइज मैंने लिस्ट बना के आपके लिए रखी है कि किस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में कौन से नेशनल पार्क्स हैं। मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं, वैसे आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहना या मत लेना, पीडीएफ में आपको मिलेंगे, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड, इसमें 8-9 पार्क हैं। कैंप बेल वे नेशनल पार्क, गेलाथिया बे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क, मिडिल बट्टन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ठीक है। आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश मौलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, असम डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी, औरंग, रायमोना, दिहिंग पटकाई, साई सिखना जो लाओ नेशनल पार्क। मुझे भी सही में बिहार में अकेला है, ये याद रखना है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में 2-3 है, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर वैली। गोवा में एक ही है, मोलेम। गुजरात में 4 दिखा रहा है, वंसदा, ब्लैक बक, गिर, मराइन। हरियाणा में 2 बता रहा है, कलेसर और सुल्तानपुर। हिमाचल में 5 बता रहा है, ग्रेट हिमालयन, इंदेर किला, खीरगंगा खीरगंगा वो डायलॉग याद आ रहा होगा, कश्मीर मांगेंगे तो वो वाली बात है। पिन वैली, सिंबलवारा नेशनल पार्क। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में सिटी फॉरेस्ट, दचगाम, हेमेस, किश्तवाड़। झारखंड में अकेला बेतला। कर्नाटक में 4-5 है, अंसी, बांदीपुर, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का है, बन्नेर घाट, कुद्रेमुख। यहां किसी की खान भी है, याद रखना है, नागरहोल, ठीक है। केरला में 6 दिखा रहा है, अन्नमुडी, 16, एरावुकुलम, मथीकेट्टन, पंबा डुम, 16, पेरियार, साइलेंट वैली। मध्य प्रदेश में 9-10 बता रहा है, बांधवगढ़, दिनोसौर फॉसिल नेशनल पार्क,
पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना, संजय, सतपुड़ा और वन विहार। महाराष्ट्र में 6 दिखा रहा है, चंदौली, गुगमाल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी, तडोबा। मणिपुर में एक है केबुल लामजाओ। किसके लिए जरूरी है? हिरण का नाम बताना है उसका। ये अकेला नेशनल पार्क है जो इसी हिरण के लिए बनाया गया है। और एक चीज और है इसकी कोस खासियत, फुमडी करके, फुमदी है, वो क्या है वो पढ़ लेना थोड़ा सा। मेघालय, बलपकरम, नोकरेक, मिजोरम, मुरीन नेशनल पार्क, फावंगपुल ब्लू नेशनल पार्क। नागालैंड में इंटांकी नेशनल पार्क। उड़ीसा में 2, भितरनिका, हाँ ये थोड़ा सा ढंग से पढ़ लो भाई। मैं 8-10 साल तक इसको भितरनिका पढ़ता रहा, पर भितरनिका नहीं है ये। हम पढ़ते रहे अब तक, जब से मैंने इसको नाम सुना था मैं ये पढ़ता था भितरनिका, बट ये नहीं है। ये है असली नाम इसका भितर। कोई भीतर लिखता है, कोई भितर लिखता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कनिका, निका नहीं है, कनिका नाम, ठीक है। सिमलीपाल। राजस्थान में 5 है, डेजर्ट, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर, सरिस्का। सिक्किम अकेला है, कंचनजंगा। कंचनजंगा की कोई स्पेलिंग बता दे मजा आ जाए। देखो मत, कोई नहीं बता पाता। मतलब मैंने दुनिया में आज तक जितने लोगों से कंचनजंगा का नाम पहला स्पेलिंग पूछे, कोई बता नहीं पाया। 1 घंटे बाद मुझसे पूछो मैं खुद तो भूल जाऊंगा। कंचनजंगा की स्पेलिंग है थे, देखो पहले तो कंचनजंगा बोलते हैं, पहले तो CH खोंग, ठीक है। अब जी पता नहीं क्यों खोंग, खांग हो गई। फिर चैन है तो चैन तक ठीक है, जोंगा में डी कहां से आ गई? 3 लेटर गड़बड़ करते हैं, H, G और D, पर ठीक है ये एंटरटेनमेंट से अभी तक आगे चलते। तमिलनाडु में 4-5 है, गुइंडी, गल्फ मन्नार, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई और मुखुर्थी। तेलंगाना में 3 है, कासू ब्रह्मानंद, महावीर हरिणा, वनस्थली और मुरुगवनी नेशनल पार्क। मुरुगवनी है, जो भी है पढ़ लेना आप ठीक से। त्रिपुरा में 2, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बाइसन नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में अपना अकेला दुधवा। उत्तराखंड में 5-6 हैं, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और वैली ऑफ द फ्लावर। साइलेंट वैली जो केरल में था ना, उससे कंफ्यूज मत होना। वैली ऑफ द फ्लावर ऊपर है और साइलेंट वैली चुप रहने की आदत नीचे है। वैसे चुप रहते नहीं है साउथ वाले, भाषा को लेकर कभी कभी झगड़ देते हैं। वेस्ट बंगाल, बुक्सा, गोरुमारा, जलदापरा, न्योरा वैली, सिंगलीला, सुंदरवन। 6 खत्म हुआ। ये हिंट इसलिए दे दिया ताकि आपको तैयारी पूरी रहे, मैं नहीं चाहता कि थोड़ी बहुत कमी रह जाए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विवर्तनिक प्लेटें महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल खंडों से बनी होती हैं। महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल खंडों से बनी होंगी, तो भाई ऐसा तो है नहीं ना कि प्लेट जो होगी वो केवल महाद्वीप की बनी होगी, तो पूरे धरती पे बनी हुई बिखरी हुई है। तो दोनों बातें सही है, मतलब महाद्वीप से भी और महासागरीय स्थलखंड से बनी होती है, बात सही है। महासागरीय स्थलखंड प्लेटें मोटाई महाद्वीपीय स्थलखंड प्लेटों की तुलना में अधिक होती है। मतलब यह कहना चाह रहा है कि महासागरीय प्लेट की जो मोटाई होगी, ये महासागर है और ये धरती है, मतलब ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है। अब ये कहना चाह रहा है उल्टा कि ओशन की जो प्लेट होगी वो इतनी मोटी होगी और धरती की परत जो होगी वो पतली होगी, ऐसा कहना चाह रहा है। इसका दावा यह है कि ओशन प्लेट जो होगी वो मोटी होगी, ये ओशनिक प्लेट होगी ये मोटी होगी, और कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी ये पतली होगी। पर ऐसा होता नहीं है, उल्टा होता है।
अब होता उल्टा क्यों है, पहले आंसर देख लेते हैं, पहला सही है दूसरा गलत है, नीचे देखो तो सहन सही पूछ रहा है, पहला सही है तो केवल एक। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि देखो सिंपल सा एक इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। ये ओशनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंट क्रस्ट है। अब ये पानी भरा हुआ है इतनी गहराई तक, तो 2-2 हजार किलोमीटर तक तो पानी भरा है, कहीं कहीं बहुत गहरा है 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर। भाई 500-600 किलोमीटर कोई छोटी बात नहीं है, 5-6 मीटर वो सेंटीमीटर नहीं है, 5-6 किलोमीटर, यहां से 500-600 किलोमीटर गहरा है सागर। तो कहीं कहीं तो 12 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है, जितना भी होता है, मतलब अल्टीमेटली है जो पानी का जितना भी पानी भरा हुआ है ओशन में, वहां तो जमीन है नहीं, तो लैंड मास तो उसके नीचे ही है। अब ये लैंड मास लगभग सेम है, तो यहां से कॉन्टिनेंट पर पानी नहीं है, तो ये जमीन से ही घिरा हुआ है पूरा एरिया। तो ओबियस है जो स्थलखंड कॉन्टिनेंट प्लेट होगी वो हमेशा मोटी होगी, किससे? ओशन से। ठीक है, चाहे ओशन 1 मीटर गहरा हो, चाहे 200 मीटर गहरा हो, या 2 किलोमीटर गहरा हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोंडा अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत के पूर्वी महान, क्या है? जोंडा ठंडी स्थानीय पवन है। सांता आना कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है। बताओ क्या कह रहे हैं, क्या मानना है आपका भाई साहब? देखो, जोंडा अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में 3 इंफॉर्मेशन आ गई। जोंडा अर्जेंटीना, एंडीज पूर्वी भाग में प्रभावान ठंडी, ये बात सही है। जोंडा है अर्जेंटीना में ही बहती है, एंडीज के पूर्व में बहती है, ये भी सही है, लेकिन ये ठंडी है, ये गलत बात है। ये कैसी है? हॉट, गरम, गरम हवा है ये, तो गलत हो गया। सांता आना कैलिफोर्निया में चलने वाली गरम शुष्क धूल भरी पवन है, हाँ ये बात सही है। तो अपना स्टेटमेंट दूसरा सही है, दूसरा सही है, तो मतलब बी आंसर इसका सही होगा। ये 2 गर्म और ठंडी पवनों से लेकर क्वेश्चन है, लेकिन पीसीएस या यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाएगा तो वो इन 2 पे बनाएगा, जरूरी नहीं है। तो हमको हमारे पास 2 लिस्ट होनी जरूरी है तैयारी के लिए, जिसमें एक तरफ सारी गर्म हवाएं हों और एक तरफ सारी ठंडी हवाएं हों। इनकी लिस्ट आपके पास होना जरूरी है। यह लिस्ट किस फॉर्मेट में होनी चाहिए? हवा का नाम, नेचर और फिर रीजन। ये लिस्ट हमेशा इसी फॉर्म में होनी चाहिए। या आप नेचर को एक साथ कॉमन कर सकते हो, गर्म हवा तो हवा का नाम और रीजन, ये लिस्ट मस्ट है, क्योंकि आपकी पूरी टेबल में ऊपर ही लिखा है गर्म हवाएं, गर्म स्थानीय पवनें। तो गर्म स्थानीय पवन लिख देने के बाद टेबल बना दो, हवा का नाम इधर लिख दो और रीजन इधर रख दो। ऐसे ही 2 टेबल में लेके आया हूं आपके लिए, एक गर्म हवाओं की, एक ठंडी हवाओं की। ठीक है, खुश? चलो ये देख लेते हैं। प्रकृति मैंने इधर लिख दिया, क्षेत्र इधर लिख दिया है और हवा का नाम इधर है। आप चाहो तो इसको खत्म करके इस वाले कॉलम को ऊपर लिख दोगे, गर्म स्थानीय गर्म स्थानीय पवने, तो ये कॉलम तो खत्म हो गया आपका। मैंने ये इसलिए रखा है कि कभी कभी गर्म के साथ वो शुष्क है या नम है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी रहता है। कभी कभी पूछेगा, लेकिन इतनी बारीकी में कभी जाता नहीं है। वो इस लेवल तक ही जाएगा गर्म है कि नहीं है। अब वो गर्म शुष्क है कि गर्म नम है, ये बात मतलब
पूछ तो सकता है, एक्सटेंट तो किसी को नहीं पता, इसीलिए उस एक्सटेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए हो सकता है कल को ये पूछ ले कि लू जो पवन है वो गर्म है तो है लेकिन नम है कि शुष्क है, तब दिक्कत हो जाएगी। जैसे स्टेटमेंट में आप चले हैं तो यहां लिख रखा है ना, जोंडा अर्जेंटीना के एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में बहने वाली ठंडी, अब ठंडी में वो शुष्क जोड़ सकता था या नम जोड़ सकता था, तब इस स्टेटमेंट का लगभग लगभग सही होते हुए भी, मतलब मैं ठंडी की जगह गर्म भी कर दूं और गर्म के साथ ये शुष्क होती और मैं लिख देता नम, तब भी गलत होती। 99.99% इंफॉर्मेशन सही होने के बावजूद गलत हो जाती, क्योंकि मैं मान लो ये शुष्क होती और मैं लिख देता नम, या ये नम होती और मैं लिख देता शुष्क। तो उस सिचुएशन, उस इंटेंसिटी के क्वेश्चन के लिए, उस प्रोबेबिलिटी के लिए, लेकिन बहुत रेयर है, इसी के लिए मैंने ये कॉलम रखा है। ठीक है, शुष्क है कि नम है। चिनूक रॉकी पर्वत, फोन आल्प्स यूरोप, लू भारत पाकिस्तान, सिरोको सहारा, हरमट्टान पश्चिमी अफ्रीका सहारा, सांता आना दक्षिणी कैलिफोर्निया, खमसिन मिस्र, शलोनो सहारा, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, ब्रिकफील्डर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, शिमूम सहारा, सोंडा एंडीज, डायब्लो सैन फ्रांसिस्को, एथिसियन ग्रीस तुर्की। इधर ये ठंडी पवन है, तो यहां लिख सकते हो आप एक सीधा इस पूरे कॉलम को खत्म करने के लिए। चाहो तो खत्म कर सकते हो, चाहो तो रट सकते हो। जरूरी होता है कि आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता हो कि कोई गर्म हवा नम भी होती है क्या, है ना। ज्यादातर हवाएं ठंडी शुष्क की लग रही हैं, कोई गर्म भी है क्या, ये है ना नम, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो ठंडी स्थानीय, अबे मैं स्थानीय लिख नहीं पा रहा, ठंडी स्थानीय पवन है, ये एक सूची है। आपकी सुविधा के लिए हटा देता हूं ताकि आप अच्छा स्क्रीनशॉट ले पाए, नोट्स बना पाए पूरा। ठीक है, देखो मिस्ट्रल फ्रांस आल्प्स, बोरा हंगरी, बर्फीला तूफान टुंड्रा, पेम्परो अर्जेंटीना, पुरगा रूस, लिवेंटर स्पेन, पुनास एंडीज, काराबरान मध्य एशिया, अपपाटंडी, सदरली वेस्टर सिडनी, मॉस्ट्रो एड्रियाटिक, काली आंधी उत्तर पश्चिमी भारत, और इल्फेंटा मालाबार तट भारत। ठीक है, 80वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, अब आपको देखना है कि कौन सी उत्तर से कहां तक, उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर इधर नॉर्थ साउथ ऐसे अरेंज करनी है, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, काराकोरम, उसके बाद कौन सी आएगी, लद्दाख, उसके बाद कौन सी आएगी, जास्कर, उसके बाद कौन सी आएगी, धौलाधर। अब ये क्रमांक कहां पर है, तो काराकोरम सबसे पहले, तो दूसरा लद्दाख पहला, जास्कर तीसरा, धौलाधर चौथा। अब ये क्रमांक कहां पर है, 2 1 3 4, 2 1 3 4 डी में है। ठीक है, अगर आप इसे एलिमिनेशन से, क्योंकि मुझे तो पता है लेकिन आपको नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि काराकोरम सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो काराकोरम सबसे ऊपर मतलब काराकोरम से शुरू होने वाला ऑप्शन देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही आंसर बचता है। ये एलिमिनेशन से चारों पता होना इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कोई जरूरी नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड। चारों की इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट तुम्हें कभी याद नहीं रहेगी, आपको कोई एक टिक करेगा। आपको हो सकता है ये पता हो कि धौलाधर सबसे लास्ट में है, उस सेंस में आपको चौथा सबसे लास्ट में जहां होगा वही आंसर होगा। तो ये खत्म, ये खत्म, अब ये 2 बचते हैं। अब आपके पास 50% ऑप्शन है।
काराकोरम का पता था तो 100% आंसर आ गया था, लेकिन मुझे केवल धौलाधार का पता है कि भाई ये पता है बस, बाकी नहीं पता। इन तीनों में कंफ्यूजन है, तो अब मैं इन दोनों में से कोई एक टिक लगा के आऊंगा। ठीक है, ये भी खेल खेलना होता है। 150 क्वेश्चन का पेपर है, आप 110 अटेम्प्ट करके आएंगे, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हो, स्टूडेंट के तौर पे देखूं मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, तो आपका हाईएस्ट एक्यूरेसी 80% हो सकता है। मतलब आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसका एट मैक्स 80% एक्यूरेट हो सकते हो आप। 100% एक्यूरेसी हो जाएगी कभी मत सोचना, कभी नहीं होती कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 100% से। 80% एक्यूरेसी केस में 110 जो बच्चा अटेम्प्ट करेगा वो कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, है ना। 110 का 80% कितना होता है, निकाल के मैथमेटिक्स देख लेना आप। उतना ज्यादा सी सेट में नहीं जाना मुझे, मेरा सी सेट में से ही कमजोर है यार। इमेज तो ली है मैंने सारी रेंजेस की, बट आपको शायद समझ में नहीं आएगी, है ना। ये इमेज काम की नहीं लग रही भाई। इमेज तो है, रेंजेस तो सारी हैं इसमें, बट इसमें मैं ही नहीं पढ़ पा रहा, आपको क्या पढ़ाऊंगा। मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है भाई इस इमेज से आपको पढ़ा पाना, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं। यह सबसे ऊपर वाली जो अब रीडेबल नहीं है तो कोई मतलब रह नहीं जाता, बट क्या करें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बोर्ड पे, क्योंकि पीपीटी में तो ये साफ दिख रही थी यार, यहां आके साफ नहीं दिख रही है, पता नहीं क्यों। क्या किया जाए, इस तरह की इमेज या तो आप खुद डाउनलोड करके समझ लो सारी। ये काराकोरम से शुरू होती है, ये वाली जो रेंज है ये ग्रेट हिमालय की रेंज है, इधर ये कैलाश रेंज है ना, ये लद्दाख, ये जास्कर, फिर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अपने एक्सप्लेनेशन के का 4 चीजें हो गई, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इधर हिल्स, ये हिल्स आपको याद रखनी है, ये सारी हिल्स इस सेक्शन की याद रखनी है, ये हिल्स सारी आपको याद रखनी है, और ये हिल्स आपको याद रखनी है, और एक ये हिल्स का, इतने ग्रुप्स में आपकी हिल्स याद रखना आपको जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको कितने ग्रुप बनाने हैं आपको। एक तो ये हिमालयन रेंजेस जो इधर वाली हैं, ये सारी याद रखनी है आपको, ट्रांस हिमालय की, ग्रेट हिमालय की, लोअर हिमालय की। फिर नॉर्थ ईस्ट की सारी एक ग्रुप बना लेना, ऐसे करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। फिर एक ये मध्य प्रदेश से लेके ये बंगाल तक की जो रेंज में ये जो हम सारी ये हैं रेंजेस, इनको सबको याद रखना। फिर महाराष्ट्र से लेके इधर केरल तक जितनी भी हैं उनको याद रखना है। फिर इधर तमिलनाडु से लेके उड़ीसा और बंगाल तक जितनी भी रेंजेस हैं इस सीक्वेंस में याद रखनी है। ध्यान रखना है, इनका याद रखना है सीक्वेंस नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे। इनका याद रखना है क्लॉकवाइज डायमेंशन में। इनका याद रखना है मतलब अप एंड डाउन के फॉर्म में। इनका याद रखना है ईस्ट टू वेस्ट के फॉर्म में, और इनका याद रखना है अप एंड डाउन के फॉर्म में। मैंने ये अरेंज करने का मतलब फायदा ये रहेगा कि आपको एक सीक्वेंस याद रहता है। कोई भी चीज हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री सीक्वेंस, वो याद रखने में आसानी हो जाती है। ठीक है, चलो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मृदा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ये देखो भाई, जलोढ़ मृदा जो है, जलोढ़ मृदा जो है कहां मिलेगी, भारत में सर्वाधिक विस्तृत मृदा है। ये बात तो सही है, क्यों है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा आप भी काम कीजिए यार। ये बात सही तो है कि भारत में जलोढ़ मृदा सर्वाधिक है, अब आपको बताना है कारण क्यों, क्यों भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा है। बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान में है, यह बात भी सही है। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा केरल में पाई जाती है। लवणीय मतलब सॉल्ट जिसमें होते हैं, तो साल्ट वाली जो सॉइल होगी वो केरल में नहीं पाई जाएगी,
बल्कि राजस्थान में पाई जाएगी, ये मैं बता दे रहा हूं। अब आपको इसके पीछे का लॉजिक समझना है कि क्यों भाई वो राजस्थान में क्यों मिलेगी, केरल में क्यों नहीं मिलेगी। सॉल्ट बनने की क्या प्रोसेस होती है, उस पर आप जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि केरल में नहीं भाई, राजस्थान में पाई जाएगी। वहां क्या है, डेजर्ट एरिया है, ज्यादा डेजर्ट एरिया है, और जब पानी पड़ेगा और कोई सॉइल सॉल्ट देगी या नहीं देगी, सावर झील देगी है, वहां की जो बेसिक रॉक है, बेसिक रॉक मतलब पेरेंट रॉक, सॉइल की पेरेंट रॉक डिसाइड करती है कि मृदा की नेचर क्या होगी। जैसे दक्षिण पठार आपने सुना होगा, दक्कन का पठार जैसे बोलते हैं, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप में ब्लैक सॉइल मिलती है, तो उसके लिए क्या जिम्मेदार है, ज्वालामुखी, ऐसा कुछ समझना है आपको। सर्वाधिक क्षारीय मृदा उद्गत में पाई जाती है, ये सही है। कौन सा सही नहीं है पूछा था, आंसर हो गया सी। ये मृदाओं का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ लेना। फॉरेस्ट एंड माउंटेन रेंज, ये हरी वाली जो है माउंटेन सॉइल्स है। ये वाली जो सॉइल है ये एलुवियल जलोढ़ जैसे कह रहे थे हम, ठीक है। ये जलोढ़ में लिए जहां जहां नदियों का प्रभाव मिलेगा आपको, नदियां जहां जहां हैं ज्यादा जलोढ़ मृदा, वहां से नदियां बना दी जलोढ़ मृदा को। रेड एंड येलो सॉइल, ये वाला हिस्सा रेड एंड येलो सॉइल। ब्लैक सॉइल, ये दक्कन का पठार वाला हिस्सा। लेटेराइट सॉइल, ये वाला हिस्सा। अदर सॉइल्स क्षेत्रीय इधर इधर इधर, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, मैप कौन सी मृदा भारत में किधर पाई जाती। 82, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गुजरात के पालनपुर से राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है, बात सही है। इसे पृथ्वी की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है, यह भी बात सही है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, कितने कथन सही हैं, कितने कथन सही हैं, कितने सही हैं, तीनों सही तो थे, तो डी होना चाहिए, सी सभी तीन, ठीक है। अरावली के बारे में थोड़ी सी बेसिक, स्थान कहां से कहां तक, दिल्ली के पास से शुरू होकर हरियाणा उदती हुई गुजरात में समाप्त होती है। वर्गीकरण दुनिया के सबसे पुराने बलित पर्वत में, गठन प्रोटोजैक या प्रीकैम्ब्रियन, ठीक है। गुरु शिखर, गुरु शिखर इसका सर्वोच्च शिखर है, 82। ठीक है, नाम याद रखना है। कहां पर है, माउंट आबू पर। विभाजन तो दो हैं, सावर सरोही रेंज और सावर खतेड़ी रेंज, खेतड़ी रेंज। पारिस्थितिक महत्व तो जलवायु अवरोध का काम करती है। रेगिस्तान पूर्व, थार के रेगिस्तान को पूर्व में फैलने से रोकती है, ठीक है। मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती है उनको रोकती है जाड़ों में। जल संसाधन तो कहां कौन कौन सी रिवर निकलती हैं, लूनी, बनास, साबरमती। आर्थिक खनिज संसाधन क्या क्या मिलते हैं, तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर। प्राचीन सभ्यता के मामले में सिंधु घाटी सभ्यता की। अब कई कई बस्तियां थी, उन बस्तियों में से एक का नाम आप बताओ, कमेंट बॉक्स में नाम बताना कि आईवीसी की कौन सी साइड अरावली की तलहटी में थी। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, ये याद रखना है करंट अफेयर के तौर पे, 1400 किलोमीटर की बनने वाली है, ठीक है। 110, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियां या नदी है। गिलगित है, सिगार है, चिनाब है, काबुल है, चारों हैं। सही उत्तर का चयन करना है, उपयुक्त सभी, डी। ये सिंधु नदी का रिवर सिस्टम है। अब आप देख लो कौन कौन सी नदी वहां थी। गिलगित थी, ये है भाई। काबुल थी, ये है। और कौन सी थी, चिनाब थी। एक और कौन सी थी, चिनाब थी, काबुल थी, सिगार। सिगार ढूंढो नहीं है, सिगार किधर है भाई, इसमें नहीं दिखाई दे रही सिगार।
लेकिन है इसकी शिकार, मतलब इसमें है नहीं लेकिन इसमें है। ठीक है, ये यहां से शुरू होगी, कहां से, बोखरचू ग्लेशियर से जे एंड के मतलब पीओ के वाले हिस्से से होकर गुजरेगी, लेह में यहां पास होगी, फिर ये सारी चीना बिना मिल जाएंगी, सिंधु पाकिस्तान से होकर पार हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजनाएं चंबल नदी पर स्थित हैं? चंबल नदी पर गांधी सागर है, राणा सागर भी है, और ये राणा प्रताप सागर भी है, और जवाहर सागर बांध भी है, तीनों हैं। सही उत्तर का चयन करना है तो 1 2 3 डी। कैसे है ये देखते हैं थोड़ा सा चंबल नदी के बारे में। उद्गम कहां से होगा? मध्य प्रदेश के महू में विंध्य पर्वतमाला जनपा पहाड़ियों पर स्थित सिंगार चौरी शिखर से। ठीक है, मार्ग मध्य प्रदेश से पूर्वोत्तर की ओर बहती है, राजस्थान गुजरती है, फिर उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, बीहड़ जो बनाती है यही नदी बनाती है, जिसे बोलते चंबल का बीहड़ जिसे बोलते हैं। अपवा बेसिन 12मासी नदी है ये। ठीक है, और गंगा अपवा प्रणाली का हिस्सा है। बेसिक पर्वतमाला कहां पे? दक्षिण में इसमें विंध्य और उत्तर में अरावली है। मतलब ऐसे करके ये चंबल नदी बह रही है, इसके इधर पे विंध्यन है और इसके इधर पे अरावली है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है स्टेटमेंट। ठीक है, संगम पचनाडा, संगम उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और राजस्थान के त्रिकोणीय बिंदु के पास एक संगम बिंदु पर यमुना नदी से मिलती है। ठीक है, प्राचीन नाम इसका क्या मिलता है? चर्मणपति। सहायक नदियां, बाएं तट की नदी बनास और मेज, दाएं तट की नदी काली सिंध, पार्वती और क्षिप्रा। ठीक है, चंबल नदी घाटी परियोजना, इस घाटी परियोजना का हिस्सा थी 4 चीजें, 3 बांध और 1 बैराज। अपना क्वेश्चन यहीं से था, अपने क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला हिस्सा था, इतना ये छोड़ दिया था, ये था ही नहीं कोटा बैराज। तो कोटा बैराज भी चंबल नदी घाटी परियोजना का एक हिस्सा है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध तो है ही। अगली बार वो ऐसा हो सकता है कि गांधी सागर कहां पे है, मध्य प्रदेश में, ये एक सूची बना दे, इधर परियोजना इधर राज्य, राजस्थान कोटा बैराज। ठीक है, मध्य प्रदेश। चंबल घाटी अभ्यारण्य भी है एक, 1979 में बना था। ये 3 राज्यों में फैला, कौन कौन से में? यहां पे भी क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों में फैला हुआ है। तो ये क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है कि चंबल राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का विस्तार निम्न में से किन राज्यों तक है? वो कह लेगा राजस्थान, एक में राजस्थान डाल देगा, दूसरे में डाल देगा मध्य प्रदेश और तीसरे में डाल देगा यूपी, और फिर बोल देगा सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग वर्ड, केवल 1 2, केवल 1, केवल 2 3, ऐसा पूछ सकता है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं आपको। चंबल घाटी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, इसमें क्या क्या पाई जाती है प्रजातियां जान लो। घड़ियाल स्वाभाविक रूप से जो पाई जाती है वो 75% घड़ियाल इसी अभ्यारण्य में है। गंगा नदी डॉल्फिन भी यहीं पाई जाती है, यहां भी पाई जाती है, मतलब और गंगा में भी पाई जाती है, यहां भी पाई जाती है। ठीक है, अन्य प्रजातियां 8 प्रकार के ताजे पानी के कछुए, ऊदबिलाव, भारतीय स्कीमर, ये याद रखना है। प्रजातियों के नाम भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। कछुए बछुए का तो नहीं पूछेगा, वो पहला स्टेटमेंट बनाएगा कि 75% घड़ियाल यहीं पाए जाते हैं, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऊदबिलाव और स्कीमर पर क्वेश्चन पूछ सकता है। 112 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नहर परियोजना अवस्थिति कहां पर क्या है? देखो भाई, घटप्रभा, उकाई, नीरा, जवाई, उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं गलत हैं ये आपको बताने हैं। थोड़ा सा चुप रहे हैं, केवल ये गलत है, बाकी सब सही है। ये कहां पे है? राजस्थान में। घटप्रभा कर्नाटक में ही है, उकाई गुजरात में ही है और नीरा महाराष्ट्र में है। अब सही सुमेलित पूछ रहा है कितने कितने, तो 1 2 3 सही है, केवल 3 युग्म, सी आंसर। आपके लिए लिस्ट, ठीक है। लाभार्थी राज्य कौन कौन से हैं, उद्गम कहां से निकलती है? इंदिरा गांधी हरके बैराज से निकलती है, राजस्थान और पंजाब को फायदा पहुंचाती है। ऊपरी और निचली गंगा गंगा नदी से निकलती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को फायदा पहुंचाती है। शारदा नहर बनवसा बैराज शारदा नदी से निकलती है, उत्तर प्रदेश को फायदा पहुंचाती है। पश्चिमी यमुना नहर
ताजे वाला बैराज से हथनी कुंड बैराज के आसपास निकलती है, हरियाणा उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फायदा पहुंचाती है। सरहिंद सतलुज नदी से निकलती है, पंजाब को फायदा पहुंचाती है। भाखड़ा नहर भाखड़ा बांध से निकलती है, पंजाब हरियाणा राजस्थान को फायदा पहुंचाती है। सतलुज यमुना लिंक नहर सतलुज यमुना नदियों को जोड़ने पर पंजाब हरियाणा राजस्थान को फायदा पहुंचाती है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है, बिहार को फायदा पहुंचाती है। कावेरी डेल्टा प्रणाली कावेरी नदी से निकलती है, तमिलनाडु को फायदा पहुंचाती है। नर्मदा नहर सरदार सरोवर बांध से निकलती है, गुजरात और राजस्थान को फायदा पहुंचाती है। तुंगभद्रा नहर तुंगभद्रा नदी से निकलती है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश को फायदा पहुंचाती है। पेरियार परियोजना नहर पेरियार नदी से निकलती है, तमिलनाडु को फायदा पहुंचाती है। बरकिंघम नहर विभिन्न नदियों और जल निकाय से निकलती है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को फायदा पहुंचाती है। अभिकथन 113वां क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर चावल का उत्पादन पश्चिमी तट की तुलना में अधिक होता है। पूर्वी तट पर चावल कह रहा है कि पश्चिमी तट की तुलना में अधिक होता है, तो स्टेटमेंट अपने आप में सही है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। अब आपको एबीसीडी में से ढूंढना है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है गलत। हमने ये ढूंढना है पहले कि आर कहां पे गलत है, तो आर असत्य इसमें दे रखा है। ए और आर दोनों सत्य हैं तो फिर भी ये भी गलत। ए असत्य और आर ये असत्य, तो डी सी बचता है। ठीक है, अब थोड़ा सा रीजन जान लो। पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में वर्षा तो भाई कम होती है, लेकिन वर्षा के अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो मैदान, प्लेन्स। जब आप देखेंगे ये पश्चिमी तट इधर वाला, ये मैदानी तट, तो इधर वाले ना खड़ा पहाड़ है, तो ये जो एरिया है मैदान के लिए बहुत कम बचता है। इधर पहाड़ भितरे छितरे हुए हैं, तो ये जो एरिया है ये ज्यादा मिलता है, तो खेत ज्यादा मिल जाते, एरिया ज्यादा मिल जाता है इसलिए। ठीक है, हालांकि इधर वर्षा इधर ही ज्यादा होती है, वर्षा इधर ज्यादा होती है, वर्षा इधर कम होती है, लेकिन मैदानों की उपलब्धता, खेत की उपलब्धता, मतलब खेती नहीं होगा तो धान का बरसात से कर लोगे, पानी से धान नहीं होता है। खेत धान में मतलब धान खेत में होगा ना, और खेती नहीं है, जमीन ही नहीं है, तो जमीन पूर्वी तट पर ज्यादा है। ये 2024 का राइस प्रोडक्शन का मामला है, ये थोड़ा सा आप नजर डाल लीजिए कि किधर राइस कहाँ होता है, कितना होता है ना। मेजर ग्रोइंग एरिया ये है जो डार्क दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन डार्क, ये वाला रीजन डार्क है, तो ये पूर्वी तट पर है। इधर ये उत्तर प्रदेश में भी इधर है थोड़ा सा मेजर ग्रोइंग एरिया, पंजाब वाला भी है, ये मेजर ग्रोइंग रीजन है। तो मेजर ग्रोइंग रीजन पूर्वी तट पर ज्यादा है, पश्चिमी तट पर बहुत हल्का सा है, यहाँ पे महाराष्ट्र और गोवा के आसपास। ठीक है, अगर आप स्टेट वाइज देखें तो उत्तर प्रदेश 15%, वेस्ट बंगाल 14%, आंध्र प्रदेश 11%, पंजाब 10%, उड़ीसा 8%। इन पे भी सीक्वेंस लगा सकता है, वो 2024 का ही डेटा है, ये याद रखना है, लेटेस्ट 2024 में राइस प्रोडक्शन का इमेज है ये। ठीक है, तो इनको टॉप 3 या 4 या 5 मिला के वो क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपका क्वेश्चन केवल कंसेप्चुअल था, लेकिन क्वेश्चन फैक्चुअल भी बन सकता है इसी इमेज से, तो आप ध्यान रखते हैं। जब हम कोई चीज बढ़ाते हैं तो उसका एक सेंस होता है कि मैंने ये चीजें, हम हर चीज तो नहीं पूछ सकते ना क्वेश्चन में, तो हम उसको एक्सप्लेनेशन में डाल देते हैं ताकि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से हर तरह के संभावित क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं। निम्नलिखित में से कितने कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं? 114वां क्वेश्चन, पश्चिमी जेट धारा, एल नीनो, मेडगास्कर के पूर्व उच्च दाब की उपस्थिति, तिब्बत का पठार, तो सभी करेंगे भाई, ये भी करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी, तो कूट का सही उत्तर चयन कीजिए डी। कैसे करेगी? मानसून बढ़ाना पड़ेगा। मानसून अपने आप में कभी कभी एक लेक्चर 3 घंटे का और कभी कभी 2 लेक्चर, उतना तो नहीं, बट ये समझ लो, है ना, ये नॉर्थ ईस्ट ना, ये अब कह रहा है कि पश्चिमी जेट धारा, तो यह पता होगा कि ये जाड़ों में हट इधर आ जाती है और गर्मियों में इधर चली जाती है तिब्बत पार करके, तो इसका मूवमेंट ही डिसाइड करता है मानसून। ठीक है, इसका मूवमेंट जाड़ों में इधर हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में रहती है, तभी तो ठंड पड़ती है, शीतकाल पड़ रहा है वो ठंडी हवाएं जो वहां से आती हैं मिडिल ईस्ट साइड से, वो यहाँ जब जाड़ों जेट स्ट्रीम जब नीचे आ जाती है, ऊपर चली जाती है, तो ये मानसून की वजह से ऊपर जाती है। ठीक है, प्रभावित करेगी। एल नीनो, वो कहीं प्रशांत ओशन में, पता होगा आपको, मछली मर जाती है, गर्म जलधारा पैदा हो जाती है, तो वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। कैसे? जब वो यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, गर्मी मतलब
मई जून के महीने में, जब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लोअर प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाएगा। जब लोअर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो ये हवाएं जो इधर आती थी मानसून मजबूत करने के लिए अब इधर डाइवर्ट हो जाएंगी, तो हमारा मानसून एल नीनो में क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हवाएं हमारे मानसून को यहाँ आनी चाहिए मजबूत करने के लिए, उनमें से कुछ हवाएं इधर डाइवर्ट हो जाती हैं, क्योंकि लोअर प्रेशर उन्हें इधर मिल जाता है, कमजोर हो जाती है। मतलब इधर आने वाली हवाएं, यूं कह सकते हो, डाइवर्ट होने से बेहतर कहोगे कि हवाएं कमजोर हो जाती हैं। ये हवाएं आती तो हैं लेकिन कमजोर हो जाती हैं, और कमजोर हवाएं जब आ देंगी तो मानसून कमजोर होगा। मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दाब क्षेत्र की उपस्थिति, ये मेडागास्कर है, यहां कहीं नीचे तो होगा लेकिन मान लो एग्जैक्ट मत ढूंढा करो, ये मेडागास्कर है, इधर इधर ही पड़ेगा ना मेडागास्कर। अब यहां उच्च दाब हो, हाई प्रेशर हो जाए, तो ये जितना हाई ज्यादा प्रेशर होगा यहां पर, क्योंकि लोअर प्रेशर तो यहां जरूरी है ना, इस इंडिया के इधर तिब्बत पठार के आसपास के एरिया में, ताकि ये जितना गर्म होगा या जितना अच्छी लो प्रेशर बनेगा, जितना ज्यादा लो प्रेशर बनेगा हवाएं उतनी इंटेंसिटी से आएंगी। तो यहां लो प्रेशर बनना बहुत जरूरी है और यहां हाई प्रेशर बनना जरूरी है। तो हाई प्रेशर जितना ज्यादा होगा मेडागास्कर के पूर्व में, हमारे लिए मानसून मजबूती उतनी अच्छी होगी। तिब्बत का पठार तो ये रोल प्ले करता ही है भाई, अगर ये गर्म नहीं होगा तो यहाँ पूरे नॉर्थ इंडिया में लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट ही नहीं होगी, और लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट नहीं होगी तो हवाओं के अट्रैक्शन के लिए गर्त बनता है, वायु गर्त, वो बनेगा नहीं। वायु गर्त नहीं बनेगा तो हवाओं का मूवमेंट नहीं होगा। हवाओं का बेसिक मूवमेंट समझते हो? हवाओं का बेसिक मूवमेंट समझते हो? लगता है समझते तो हो, पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। हवा काम कैसे करती है, हवा चलती कैसे है? कभी भी जब भी कहीं हवा चलनी है तो उसके लिए प्रेशर ग्रेडियंट होना जरूरी है, प्रेशर डिफरेंस। एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है, ए प्लेस बी प्लेस। अब इनके बीच में हवा किधर से किधर चलेगी और कितनी तेज चलेगी, यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनका प्रेशर P1 और P2 में डिफरेंस कितना है। मतलब मान लो यहां 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है और यहां 40 डिग्री का सेंटीग्रेड है, तो अभी टेम्परेचर डिफरेंस जो वो आ रहा है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से ही प्रेशर में डिफरेंस होगा ना। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हवाएं वहां से गर्म होकर उठ जाती हैं, तो वहां लोअर प्रेशर बन जाता है। हवा जब चली गई तो प्रेशर लोअर बचेगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा, और प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें हवा की इंटेंसिटी और डायरेक्शन डिसाइड होगी। मतलब यहां टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहां 30 डिग्री है तो यहां टेम्परेचर इसके कंपेरिजन में ज्यादा है। हो सकता है यहां BC हो तो अब यहां से यहां चलेगी, और हो सकता है फिर इधर यहां से यहां चलेगी। अभी इधर से इधर चल रही थी, यहां से यहां चलेगी। तो कैसे? जहां प्रेशर लो होगा हवाएं वहां जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहां से टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां से हवाएं उड़ जाती हैं ऊपर, तो खाली हो जाती जगह, तो वैक्यूम क्रिएट हुआ। जहां टेम्परेचर कम था वहां से हवाएं आएंगी, यहां प्रेशर हाई हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन, एज कंपेयर टू दिस वन। इस लोकेशन के कंपेरिजन में यहां ज्यादा है, लेकिन यहां और ज्यादा प्रेशर, मतलब इसके रिस्पेक्ट में यहां लो प्रेशर बन गया है, इसके रिस्पेक्ट में, है ना। सी लोकेशन मान लेते हैं इसको। तो सी लोकेशन के कंपैरिजन में यहां प्रेशर लो है, लेकिन ए बी लोकेशन के कंपैरिजन में प्रेशर हाई है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मामला आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। चावल के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, ये उसका एक्सप्लेनेशन यहां लग गया गलती से। चावल के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लो, आपके काम आएंगी। हाँ, सबसे उत्पादक बड़ा क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र, जैसा कि हमने मैप से समझ लिया था। कारण जलोढ़ मृदा की उपस्थिति। पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक, और उत्तर प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
दक्षिणी राज्यों में के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। पूर्वी क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण वर्षा आधारित कृषि होती है। असम में भी होती है चावल, मतलब चावल के प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रमुख खाद्य फसल, भारत में प्रमुख खाद्य फसल अधिकांश लोगों का मुख्य भोजन यही है। चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। ये खरीफ में भी उगती है और रबी में भी उगती है। ये बात याद रखना जरूरी है कि हम जो लोग चावल को बरसात के मौसम में उगाते हैं उनको लगता होगा कि केवल चावल खरीफ में उगता है, तो ये गलत है। रबी में भी चावल की खेती होती है जहाँ सिंचाई से होता है। सिंचित क्षेत्रों में ये रबी के सीजन में भी उगाई जा सकती है। तापमान 25 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। मिट्टी जलोढ़ होनी चाहिए। भूभाग मैदानी क्षेत्रों की फसल है। सीढ़ीदार खेत बना के पहाड़ों में भी की जा सकती है। 4-5 तरह की विधियों से चावल बोया जाता है, याद रखना जरूरी है। प्रत्यारोपण विधि, गांव में जो पौध लगाते हैं। प्रसारण विधि, ऐसे करके फैला देते हैं। ड्रिंगलिंग विधि, मशीन से चावल का दाना पूरे खेत में लगाया जाता है। धान की सीधी बुवाई, है ना, जैसे गेहूं को मशीनों से बेहतर, शायद ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। एक बार सर्च कर लेना कि धान की सीधी बुवाई से क्या मतलब है। मतलब मैंने रियल लाइफ में ये देखी नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो कि सीधी बुवाई से क्या मतलब है। ड्रिलिंग में भी धान के बीज कोई बो रहे हैं हम। प्रसारण में भी हम बीज कोई उतरका रहे हैं। तो इसमें धान की सीधी बुवाई का क्या मतलब है, एक बार सर्च करो। सघनीकरण प्रणाली, इस विधि में कम बीज कम पानी हो, तो ठीक है, वो तो अलग चीज है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान राष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता? भूटान के साथ कौन सा सीमा राज्य नहीं करता? सिक्किम करता है? सिक्किम तो करेगा भाई। अरुणाचल करेगा? अरुणाचल भी करना चाहिए। पश्चिम बंगाल करेगा? लगेगा कि पश्चिम बंगाल नहीं करेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल करता है। नीचे से सिलीगुड़ी का रीजन, तो ये वाला राज्य थोड़ा सा आउटर में पड़ जाता है, ये नहीं करेगा। तो ये नहीं करेगा तो मतलब यही आंसर होगा, साझा नहीं करता है। साझा कर, ये ना पूछ के पूछ लेता करता है, तब ये 1 2 3 4 बन जाते हैं। फिर पूछ लेता कि 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये लिस्ट है, ये याद रखना जरूरी है। किस देश के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? चीन के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। एक फॉर्मूला था, याद होगा आप लोगों को, इसके याद रखने का कुछ फॉर्मूला होता था, अब मैं भूल गया हूं। पाकिस्तान के साथ याद करने वाला था, पता नहीं भूल गया। ठीक है, सीमा का वो किस देश के साथ कितनी सीमा राजा होती है, वो वाली बात थी। 116, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन से सही सुमेलित नहीं है, याद रखने की जरूरत है। लौह अयस्क की खान का केंद्र और देश, ये पूछा जाता है सीधा सीधा सवाल कि कौन सी खान किस देश में, पॉपुलर खान कम से कम 10-20 देशों की हमको याद रखनी पड़ती है। तो नॉर्मेंडी फ्रांस की है। यूक्रेन में कुचबास नहीं है। कुचबास कहां पे है? रसिया में। ठीक है, स्वीडन में किरुना है और रूस में ये मैग्नीटोस गोर्स है ही, ये वाली है, ये सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा बी। ये इंडिया के अब थोड़ा सा लौह प्रमुख केंद्र, इसकी रिपोर्ट का नाम है, एनुअल रिपोर्ट जो आती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग जारी करती है, वहां से मैंने ये बनाई है आपके लिए, रट लो इसको। 2023-24 में लौह के प्रमुख एमसीडी, ये कंपनियों के नाम है। पूछ सकता है कभी कि 2023-24 में सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन करने वाली कंपनियों का नाम क्या था? तो एनएमडीसी, सेल, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन, टाटा स्टील कॉर्पोरेशन, 4 है सबसे बड़ी उत्पादक कंपनियां। क्रमांक नहीं दिया था उसमें, तो मैंने भी नहीं दिया, क्योंकि जब सरकार ही नहीं कोई डेटा देगी तो हम कहां से देंगे। ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ये 3 प्रमुख हैं। वहां भी सरकार ने डेटा नहीं दिया था, ये सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग से डाउनलोड की गई फाइल का कंटेंट है।
तो जो सरकार देगी मैं वही बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा मेरी बस की बात नहीं है भाई। इसमें 1 2 3 में नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार ने मुझे भी नहीं दिया था। ठीक है, प्रमुख खजाने जान लो। ओडिशा में बरविल कोयरा, जोड़ा, ग्वाली जिंगलिंग, अन्य भंडार, मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझर। छत्तीसगढ़ में बेलाडेला, किरुंदुल, डल्ली राजरा, रावाघाट। कर्नाटक में बेल्लोरी, देनिनमेलई कॉम्प्लेक्स, संदूर, कुमार स्वामी, कुद्रेमुख। झारखंड में सिंहभूमि जिला, नोआवांडी, गोवा, मनोहरपुर और किरुबुरु, मेघा हाथुबुरु। ठीक है। 17 निम्नलिखित में कौन सी भूआकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? ये इधर अफ्रीका है, ये इधर एशिया है। अब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या क्या है इनमें से। तो स्वेज नहर तो आपको मिलती होगी, ठीक है, स्वेज नहर है। लाल सागर भी मिलेगा, रेड सी। मोजाम्बिक चैनल ये शायद नहीं मिलना चाहिए। बाबल मांडेव जलप्रपात मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 4। 1 2 4 डी में है, तो डी आंसर। ठीक है, ये देखो, ये एशिया है, ये इधर अफ्रीका है, सूडान। ये रेड सी है ना, सुएज कैनाल इधर कहीं होगी। समझ पा रहे हो क्यों होगी इधर? रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से मिला रही है, वही तो सुएज कैनाल है। ये बाबल मांडेव है, ये इधर गल्फ ऑफ एडान, और ये अरेबियन ओशन, इंडियन ओशन का हिस्सा। इधर ये सऊदी अरब और इधर ये सूडान। समझ में आ गया कैसे अलग करती हैं? सुएज कैनाल भी यहां से यहां अलग कर रही है, रेड सी यहां अलग कर रहा है, बाबल मांडेव यहां अलग कर रहा है, फिर ये गल्फ ऑफ एडन है। ट्रांस हिमालय के संबंध में निम्नलिखित तौर पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। निम्नलिखित यह बृहत्तर या बृहत हिमालय के उत्तर में अवस्थित है, सही बात है। इस श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, यह भी सही बात है। और सही उत्तर का चयन करना है तो सी होना चाहिए 118 का, आई थिंक सही है, सी ही सही है भाई। ट्रांस हिमालय के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके काम के लिए देख लो। तिब्बती हिमालय भी कहते हैं इसको, ठीक है। महान हिमालय के ठीक उत्तर में अवस्थित है ना। हिमालय श्रृंखला से अलग है, कई प्रमुख समांतर श्रृंखलाएं इसमें शामिल है। प्रमुख विशेषताएं, भूवैज्ञानिक उत्पत्ति थी, महान हिमालय से पुराना है, ग्रेट हिमालय से पुराना है। ट्रांस हिमालय मुख्य रूप से पुरानी आग्नेय चट्टानों से बना है, जबकि महान हिमालय, ग्रेट हिमालय किससे बना है? भारतीय यूरेशियन प्लेटों के टकराने से 33 सागर के तलछट से बना है। लेकिन ट्रांस हिमालय किससे बना है? आग्नेय चट्टानों से, पुरानी आग्नेय चट्टानों से। स्थलाकृति हिमनदों के क्षेत्र वाला हिस्सा है, कई हिमनद है यहाँ पे, है ना। इसकी पर्वतमाला गहरी घाटियों द्वारा व्यवस्थित विभाजित नहीं है, मतलब नदियां जो है ना गहरी खाइयां नहीं बनाती, खड्ड बोलते हैं जिसको, गॉर्जेस जो बोलते हैं। यहाँ ज्यादा गॉर्जेस नहीं है, क्योंकि ये बहुत मजबूत चट्टान से बना है आग्नेय, सो रिवर नहीं काट पाएगी। रिवर काटेगी तलछट से बनेगा हिमालय को। ग्रेट हिमालय को काटना आसान है क्योंकि वो तलछट से बना है, तो उसकी रॉक्स जो है वो उतनी सॉलिड नहीं है, ठीक है। ठंडा शुष्क ऊंचाई वाला रेगिस्तान यहीं पर है। कम वर्षा, अत्यधिक सर्दी होने के कारण वनस्पति बहुत कम है। कौन सी पाई जाएगी? अल्पाइन झाड़ियां, ठीक है। नदियां कई तरह की मिलती हैं, पूर्ववर्ती नदियां मिलती हैं यहां पर। प्रमुख पर्वतमालाएं, काराकोरम, गॉडविनोस 2 K2 यही है। लद्दाख श्रेणी जास्कर के उत्तर में है, तिब्बत कैलाश श्रेणी से मिलती है। खारदुंग दर्रा यहीं पर है लद्दाख में, जास्कर लद्दाख के दक्षिण में है। महान हिमालय के समांतर चलती है। विशेषता इसकी यह है कि सबसे ऊंची चोटी कॉमेट है इसकी, और नदी इसमें सिंधु जास्कर लद्दाख श्रेणियों के बीच से होकर बहती है, निकलती नहीं है बल्कि बहती है। कहां कहां? जास्कर और लद्दाख के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु। कैलाश श्रेणी लद्दाख की एक शाखा है, लद्दाख श्रेणी की शाखा है, पश्चिमी तिब्बत में स्थित है। ये बात आपको यहां रखनी चाहिए थी, ठीक है। कैलाश पर्वत शामिल है, चोटी
महत्वपूर्ण ट्रांस हिमालयी नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। सामरिक महत्व में क्या है कि यहाँ पे भैया काराकोरम है और सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन पे अपने जवान लड़ रही है ना, वो कुणाल का हमारा वो जो बोलता है बड़ा मस्त बोलता है, आप सुन सकते हैं उसको। अरे भाई यूपी के या गुड़गांव के शहर में पानी भर रहा है और कोई पार्टी के लोग बोले कि अपने जवान ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर पे लड़ रहा है ना -40 डिग्री, तो उसकी सेंस में, बट सियाचिन ग्लेशियर हमारे लिए जरूरी है और वहाँ खड़े जवान अपने आप में बहुत साहस दिखाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विविधता, हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया और भरल, ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का शायद ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आल्प्स पर्वत श्रृंखला फ्रांस को इटली से अलग करती है, जुरा पर्वत फ्रांस को स्विट्जर से अलग करता है, वॉसजेज पर्वत फ्रांस को जर्मनी से अलग करता है, पायरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। बताओ भाई, सही है? चारों स्टेटमेंट सही है। आंसर कौन सा हो जाएगा? सही। यह क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ सकता है या इस फॉर्मेट में आ सकता है। पर्वत का नाम, पर्वत का नाम इधर दे देगा और जिन देशों के बीच सीमा बनाता है उनका नाम। ABCD इधर करके दे देगा, 1 2 3 4 इधर करके। ये भी एक फॉर्मेट है इस क्वेश्चन का। ये चार ही जरूरी नहीं है हमारे लिए, हमें थोड़े से ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे। हिमालय किन किन के बीच सीमा बना रहा है? नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। इसको भूल जाओ, डिलीट तो किया था, ये आ गया है, कंचनजंगा भी आ गया है। पामीर पर्वत तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। अल्ताई पर्वत रूस, चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान। हिंदू कुश अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तियानसान चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अराकान पर्वत किन किन के? भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाता है। ये याद रखना जरूरी है, पूछ सकता है। आल्प्स फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, क्रेटिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया के बीच सीमा बनाता है। मोंट ब्लैंक फ्रांस इटली के बीच। मैटरॉन स्विट्जरलैंड इटली। यूराल कर रूस और कजाकिस्तान। काकेशस रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान। कॉर्पेथियन पोलैंड, स्लोवेनिया, हंगरी, यूक्रेन। पायरेनीज फ्रांस, स्पेन। जूलियना आल्प्स इटली और स्लोवेनिया। एंडीज वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना के बीच। ओजोस डेल सालाडो चिली, अर्जेंटीना के बीच। माउंट रायरमा वेनेजुएला, ब्राजील, गुयाना के बीच। सेंट एलियस पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। एटलस मास मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया के बीच। रुवेंजोरी पर्वत युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। टिबेस्टी पर्वत चाड और लीबिया के बीच। इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी का आकलन का डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।